नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है आज के इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं, ये एक बैंक तो है मगर स्मॉल फाइनेंस बैंक इसीलिए है क्योंकि पहले एक इस कंपनी देखा जाए तो एक एनबीएफसी था। उसके बाद धीरे-धीरे करके वो फाइनेंस बैंकिंग के ऊपर लाइसेंस लेकर काम कर रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2005। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मिशन प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इकोनॉमिकली एक्टिव, मतलब जो पुअर एक्टिव है इकोनॉमिकली, उसके ऊपर कंपनी खुद के स्ट्रक्चर को चेंज किया और उसके बाद कंपनी बैंकिंग सेक्टर का लाइसेंस दिया। और इस कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ, देखिए लिस्टिंग जब हुआ उसके बाद एक बिग क्रैश करेक्शन देखने को मिला, बिग क्रैश देखने को मिला है। और बहुत सारे लोग जब लिस्टिंग गेन के लिए वेट कर रहा था तो ये लिस्टिंग गेन तो पहले तो डिस्काउंट में हुआ, उसके बाद एक बिग करेक्शन हुआ। तो बहुत सारे लोगों को यही समझ में आ नहीं रहा था कि बैंक इतना क्या खराब है। देखिए बैंक पहले खराब था, आज खराब नहीं है, क्योंकि सिचुएशन वाइज देखा जाए तो बैंक का जो सेल्स का रिपोर्ट है आप देखेंगे तो सेल्स में धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और उसी तरीके से अगर आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। तो अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट कंपनी कर चुके हैं। चलो कंपनी प्रॉफिट कर लिया, यही सब कुछ नहीं होता है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सही में कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक है। चलो वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा एनपीए में, और वो भी नेट एनपीए। अभी नेट एनपीए होता क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कंपनी का जो एसेट है उस इस एसेट में कितना एसेट मार्केट से वो उठा नहीं पा रहा है। अभी एसेट क्या होता है? देखिए बैंक कोई भी फाइनेंस कंपनी में दो चीज होता है, एक लाइबिलिटीज एक एसेट। लाइबिलिटीज क्या है बैंकिंग के लिए? देखिए मान के चलिए जितने सारे लोग, हम लोग जो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में पैसा बैंक के ऊपर डालते हैं, तो वो पैसा बैंक को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। वही बैंकिंग के लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज। और एसेट क्या होते हैं? बैंक हमारा पास से जो पैसा लिया, उस पैसे को क्या किया, बैंक ने लोन दिया, दूसरों को लोन दिया, उससे बैंक क्या कमाते हैं, इंटरेस्ट। तो इसीलिए वो चीज हो जाता है बैंकिंग के लिए एसेट। तो एसेट जितना मार्केट से उठा नहीं पाएंगे, मार्केट चलिए बैंक ने 10 लोगों को लोन दिया और उनमें से 8 लोगों के ही लोन उठा पाए, बाकी 2 लोग बता रहे कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन जब दिखे तो वो पैसा बैंक के लिए क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अभी धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब बैंकिंग के ऊपर एक खासियत तो जरूर है, एक प्लस पॉइंट तो जरूर है, धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का कर्जा। देखिए कोई भी बैंक्स में अगर कर्जा बढ़ रहा है, मतलब फाइनेंस का जो लोन जो कंपनी खुद ले रहा है वो अगर ज्यादा लिया जा रहा है तो एक बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। अभी एक चीज और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बोरिंग्स में आपको जो चीज देखना है वो है जो कर्जा लिया जा रहा है वो किस तरीके से कर्जा है। क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, क्या शॉर्ट टर्म है, क्या आदर्श बोरिंग्स है? अगर आदर्श बोरिंग्स है तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आदर्श बोरिंग्स में है तो ठीक है, अगर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होता तो एक वीकनेस जरूर बन जाते। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो परसेंटेज वाइज एक अच्छा खासा नहीं, एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिले। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए पहले एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी अचीव कर दिए। अभी देखिए फिर से एक बार पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे तो शानदार तरीके से एक क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बनाने जा रहा है। तो जब हैंडल कंप्लीट होगा और ब्रेकआउट होगा, एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है क्योंकि लाइफ टाइम हाई को वो ब्रेक करेगा, तो एक हाई अपॉर्चुनिटी होगा एक बड़ा टारगेट पाने के लिए। तो इंतजार करिए, जब इसका मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप सभी जानते हैं मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो प्लीज आप सीखने के लिए आए हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज पहले सीखिए उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।
जिसको हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। देखिए आईजीएल, एमजीएल, ये दोनों कंपनी देखा जाए तो एक ही प्रोमोटर के पास इस दोनों कंपनी है, और वो प्रोमोटर कौन है? गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो गेल के पास ही इस कंपनी की हिस्सेदारी है, इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरी पॉइंट क्या है, गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक प्लस पॉइंट है, गेल खुद इस सेक्टर के ऊपर, नेचुरल गैस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ उसी के ही दो कंपनीज को देखने को मिलेगा, जो है आईजीएल और एमजीएल। तो आईजीएल के ऊपर गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के एक नेगेटिव न्यूज के कारण, एक नेगेटिव न्यूज नहीं है, एक बड़ा न्यूज के कारण ऑब्वियसली आईजीएल के ऊपर और एमजीएल के ऊपर बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। अभी वो न्यूज क्या है मैं पहले ही बोल चुका हूँ। गवर्नमेंट ईवी सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है, ईवीज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अभी ईवीज में इन्वेस्टमेंट करने में आईजीएल का क्या खतरा है? देखिए आईजीएल का खतरा यही है, देखिए गाड़ी बहुत टाइम आप देखेंगे तो सीएनजी के ऊपर चलता रहता है। तो सीएनजी के ऊपर अगर गाड़ियां चले, तो जितने सारे गाड़ी सीएनजी में चलते थे तो उसका एक बेनिफिट आईजीएल को मिलता था। तो सीएनजी अगर गाड़ी बंद हो जाएगा, तो जहाँ पे ईवी गाड़ियां चलने लगेंगे, तो वहां पे क्या होगा, कंपनी का जो एक प्रॉफिट मार्जिन है, एक सेल्स मार्जिन है, वो कम हो जाएगा, जिसके चलते एक बिग करेक्शन देखने को मिला। फिर भी कंपनी के अंदर कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट तरीके से दिखेगा। जैसे डेप्थ जीरो है, इनकम भी बहुत ज्यादा है, आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, और कंपनी का पी रेशियो ये भी देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो 78 के आसपास है, सॉरी 17 के आसपास है। और कंपनी का एनुअली इनकम क्या है, 1400 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 45 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट, सॉरी सेल्स का जो रिपोर्ट है, वो लगातार लगातार सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी देखिए सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ, किस तरीके से सेल्स में बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार ग्रोथ हुए। तो इतने शानदार कंपनी के ऊपर क्या नेगेटिविटी देखने को मिला है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर होल्डिंग करके कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर माल बेचकर भाग गया। मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट मतलब गेल इंडिया के पास 50% होल्डिंग है, और बीपीसीएल के पास 50% होल्डिंग है। दोनों के पास 50-50% का होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस में प्रोमोटर के साथ एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज है, आप देखेंगे तो हाई ग्रोथेबल डिलीवरी देखने को मिला, करीबन 40 से 50%, 60% के आसपास। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए जो बात मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ से जो बिग करेक्शन देखने को मिला, बिग क्रैश देखने को मिला, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के एक ही न्यूज के कारण। तो ये कभी कभी होता क्या है, कंपनी को उतना अच्छा चलने के बाद भी गवर्नमेंट के एक डिसीजन कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो डेल्टा कॉप, तो डेल्टा कॉप के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आरोप मतलब बहुत बड़ा एक जीएसटी कलेक्शन करने के लिए बहुत बड़ा एक पैसा देने के लिए बताया गया, कि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है उससे भी दुगुना ज्यादा जीएसटी उसको देने के लिए बोला गया। तो गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं, और जितने सारे इन्वेस्टर हैं वो तो बर्बाद होंगे ही। तो कहने का मतलब है, आप उसी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए और हमेशा वॉच करते रहिए, स्टडी करते रहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश कर लिया और कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। आप कंपनी के ऊपर निवेश तो करना ही होगा, आपको उसके साथ उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू स्टडी भी करना होगा कि बीच बीच में क्या बात आ रही है। देखिए फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना, कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड बना, इस बाइंग ट्रेंड के रेंज में मार्किंग करके रखा हूँ। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक। तो इस टारगेट को पाने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो नीचे आ सकते हैं, अगर ना आए तो एंट्री बनेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करना। देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है वो है राजेश एक्सपोर्ट। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किए कि सर एक बार बता दीजिए कि राजेश एक्सपोर्ट का और भी गिर सकता है। चलो मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ लेवल मेंशन करके दिया था, ध्यान दीजिएगा। लेवल्स जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से गिरावट का माहौल दिखा, तो जो नेक्स्ट डाउन साइड लेवल देखने को मिला है 254 रुपीज के आसपास। अभी कहेंगे सर 254 रुपीज तो वो इस लेवल है, क्या इस लेवल तक आने का चांसेस क्यों है? देखिए अगर मैं प्रीवियस डेटा अगर मैं आपको दिखा दूं, तो प्रीवियस डेटा आप ध्यान से देखना, आपको थोड़ा सा जूम छोटा करके देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए। कंपनी क्या किया, इसी रेंज के ऊपर क्या किया, कंपनी धीरे धीरे करके आफ्टर में जाकर यहाँ पे देखिए पहले टेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को,
फिर से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया, उसके बाद ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक बड़ा सा जर्नी दिखाया। मतलब एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे हो चुके थे। मतलब ये जो लेवल में वेट कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम किया। इसका मतलब ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या होगा, एक रेजिस्टेंस। तो अपर साइड में जब ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो वही लेवल बन जाएगा कंपनी के लिए क्या, सपोर्ट। तो जो रेजिस्टेंस था वही बन जाएगा सपोर्ट। तो इस सपोर्ट तक आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है उस करेक्शन के हिसाब से देखो तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है और ऊपर जा नहीं पा रहा है। और तो मेरे हिसाब से करेक्शन होने का चांसेस है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद वो रिवर्सल करने का चांसेस होगा कि और भी गिरेगा, वो तब भी पता चलेगा। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या और करेक्शन होने का चांसेस है, तो मुझे तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहूंगा कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मेरे हिसाब से 254 रुपीज तक आने का चांसेस है। तो देखिए, मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ से वापस नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे रीजन भी है, आप सभी जानते हैं रीजन के बारे में, कि राजेश एक्सपोर्ट जो आप देखेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट फेल्स टू प्रोवाइड, आप देख सकते हो वाइटल डेटा। वाइटल डेटा मतलब कौन सा वाइटल डेटा है, जो आप देख सकते हैं एनएससी आस्क्स टू क्लैरिफाई। तो क्लैरिफाई देने के लिए बताएगा किसके ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टेटमेंट लेने के लिए बोला गया वो है कैश फ्लो के ऊपर। मतलब जो कंपनी, देखिए द कंपनी, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे तो देख सकते हैं 3.4 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 failed to disclose its half-year cash flow statement and proper audit report। मतलब प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट जो हुआ था, उस ऑडिट रिपोर्ट में सितंबर के ऊपर, सितंबर क्वार्टर में सेबी ने इसके ऊपर एक रेगुलेशन लगा दिया कि आपने क्या किया, कैश फ्लो को मेंटेनेंस नहीं किए, कैश फ्लो को एक क्वार्टर में दिखाई नहीं था। तो इसके लिए ऊपर एक बातचीत किया गया था और यहाँ पे ये भी रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि ये सारे चीज अभी क्लोज अप हो चुके हैं, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट ने वो कैश फ्लो सबमिट भी कर चुके हैं। तो अभी देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर एक बार आरोप लग गया तो वो तो नेगेटिव पॉइंट्स ही है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। गवर्नमेंट और सेबी ने कभी भी किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगाया तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टीएमओ प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड। तो टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड जो एक छोटा सा नैनो कैप टाइप कंपनी है 96 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, और अपडेट क्या है, कंपनी का स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं, और वो भी 14 दिसंबर में। तो आपके क्या राय है इस कंपनी को, वो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। छोटा सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर कुछ काम करने से पहले जरूर सोचिए, जरूर स्टडी करके काम करिए। ब्लाइंडली कंपनी के ऊपर काम मत करिए, बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने क्यों इस कंपनी के ऊपर चर्चा किया। देखिए, मैंने इसीलिए चर्चा किया क्योंकि बहुत सारे लोग बोनस देखकर, स्प्लिट देखकर ही निवेश कर लेते हैं। उसको लगता है कि एक के बदले 10 शेयर मिलेगा तो मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे मेरे क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मुझे 100 शेयर हो जाएगा। ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो प्लीज इस तरीके से सोच में बाइक मत करिए, आपका बुरी तरीके से हालत हो सकता है इस तरीके से कंपनी में। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।